हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो यूजीसी नेट में और सेट के एग्जाम में जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हम करेंगे। तो चित्त को शांत रख के आराम से सारी चीज़ों को सुनना है। क्या है लोग, है ना, विकास और पर्यावरण। इसमें एक अच्छा टॉपिक करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जैसे हम लोग विकास करते हैं वैसे वैसे पर्यावरण पे किस तरह का इम्पैक्ट आता है, वो सारी बातें होती है इस यूनिट में। तो आज एक टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई, इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर में जो अपनी ऐप है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, इसमें हमने इस पेपर के लिए जो फेब और मार्च में होना है, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है 999 में। तो इसमें हम क्रैश कोर्स रिवीजन सेशन चलेगा ये। और ये रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और ये इसके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे 17 जनवरी तक, है ना, 17 जनवरी तक रहेंगे। और इसका जो पहली क्लास है वो 17 जनवरी को इवनिंग में होगी फ्रेंड्स। और ये क्लासेस कब तक चलेगी? ये क्लासेस चलेगी फ्रेंड्स 21 फैब तक चलेगी, ठीक है। और आपके पास जो रिकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि ये लाइव सेशन तो 21 फैब को खत्म हो जाएगा, 10 की 10 यूनिट्स हो जाएगी एज ए रिविजन। और आपके पास जो ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी वो 17 मार्च तक रहेगी, क्योंकि कुछ एग्जाम फेब में भी है और कुछ एग्जाम मार्च में भी है। और दूसरी बात कि अपने इस SWMG ऐप पे पेपर 1 का 3 मंथ का सेशन भी है, 6 मंथ का भी है, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस भी है। जिसको डिटेल्ड में करना है वो 6 मंथ की तरफ जा सकता है, ठीक है। चलो, वो कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले ये जो पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से चीजें पूछी जाती है। जैसे हमने बेसिकली क्या है, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, ये कुछ बातें हमने सुनी हुई होती है। लेकिन जैसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है और मेरीन पोल्यूशन है, ये शब्द हमने बेसिकली नहीं सुने होते हैं, क्योंकि आमतौर पे इन शब्दों का यूज नहीं होता है, ये भी पोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज है कि प्रदूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताओगे कि प्रदूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये बताओगे। और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा थर्मल पोल्यूशन या ऊष्मीय प्रदूषण की बात कर रहा हूं मैं, तापीय प्रदूषण भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि किसी अगर वाटर बॉडी में, यानी कि जलीय निकाय में थर्मल पॉल्यूशन होता है, यानी कि तापीय प्रदूषण होता है, तो उसका जो डीओ है, डिजोल्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि घुलित ऑक्सीजन बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी, या मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर बात करें, अगर किसी वाटर बॉडी है कोई, और इस वाटर बॉडी में अगर थर्मल पॉल्यूशन हो जाता है, तापीय पॉल्यूशन हो जाता है, उसमें प्रदूषण, तो आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा बाहर यानी कि कम हो जाएगी, डीओ घुलित ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और यहीं से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आपसे बीओडी से, जैसे वाटर पॉल्यूशन में बीओडी यानी कि बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम कुछ बातें करने हैं, वो भी बहुत ही शांति से सुननी है फ्रेंड्स। वो क्या है बेसिकली, जैसे कौन कौन से सोर्स से पोल्यूशन होता है, यानी कि स्रोत क्या है प्रदूषण के। यानी कि बात समझ रहे हो कि कहीं से कोई पोल्यूशन हो रहा है तो कोई तो सोर्स होगा ना फ्रेंड्स, कहीं से तो आ रहा होगा ना प्रदूषण। जैसे ये लड़ाई हो रही है तो इस लड़ाई के पीछे सोर्स कौन है, यानी कि कहाँ कौन करवा रहा है, वैसी बात है, ये प्रदूषण कहाँ से हो रहा है। तो हमने कुछ कैटेगरी डिवाइड की है कि कौन कौन सा कौन कौन से सोर्स होते हैं, किस सोर्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, इस तरह की बातें। और यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा ये टॉपिक होने के बाद, तो आराम से उसका आंसर भी करना है। तो अगर बात करें सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के स्रोत का, एक सोर्स है पॉइंट सोर्स, तो यानी कि बिंदु स्रोत। कौन से सोर्स को पॉइंट सोर्स कहते हैं? ऐसा कोई भी सोर्स जहां पे आप उस सोर्स को आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको, उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस चिमनी से धुआं निकल रहा है। किसी नाली से गंदा पानी आ रहा है तो आप बता सकते हो उस नाली से आ रहा है। इस तरह से किसी भी सोर्स को आप पॉइंट आउट कर सको कि भी यहाँ से आ रहा है, तो वो एक पॉइंट सोर्स है। तो ये सारी कैटेगरी किस में रखी जाएगी? पॉइंट सोर्स में। जैसे पाइप हो गया, डिच हो गया, शिप हो गया,
स्मोक स्टैक जो हो गया यानी कि चिमनी वगैरह, ये सारे का है जिसको आप पॉइंट आउट यानी कि आइडेंटिफाई कर सको, वो आएगा पॉइंट सोर्स में। अब आपको बेसिक सी बात लग रही है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन जब आया तो दिमाग घुमा दिया क्वेश्चन है, और उसको आपको करना भी है, देखना। और भी सोर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, और है जैसे नॉन पॉइंट सोर्स होता है। नॉन पॉइंट सोर्स उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, गैर बिंदु स्रोत की बात कर रहे हैं। तो नॉन पॉइंट सोर्स क्या होगा फ्रेंड्स? नॉन पॉइंट सोर्स ऐसा सोर्स हो जाएगा जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप पहचान नहीं सकते। सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी रिवर से, लेक से, है ना, यानी कि चीजें नदी में बह के आ गई कहीं से, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और इस एग्रीकल्चर लैंड में कुछ पेस्टिसाइड छिड़के हुए हैं, कोई भी पेस्टिसाइड छिड़के हुए हैं, और बारिश आ गई, है ना, बारिश आ गई, तो ये पास वाले कोई वाटर में चला गया, ये बह के चला गया, यहाँ पे ये पेस्टिसाइड्स वगैरह बह के चले गए, तो यहाँ तो एज ए पोल्यूटेंट रहेंगे वो। लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकते हैं कि किसके खेत से आया है, कहाँ से आया है। कई बार आपको पता है बहुत किलोमीटर तक बह के चीजें आ जाती है, तो जिसको हम पहचान ना सकें, दे आर द नॉन पॉइंट सोर्स। जिनको हम कोई भी किसी भी तरह से आइडेंटिफाई ना कर सकें, वो गैर बिंदु स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर से हो गया, वाटर से हो गया, बह के आना रिवर वगैरह से, ये सब किस में आ जाएगा? नॉन पॉइंट सोर्स में। तो पॉइंट में क्या था? जिसको हम पहचान सकें, और नॉन पॉइंट जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये आ गया नॉन पॉइंट में। अब अगर मैं आगे बात करूं फ्रेंड्स, जैसे कुछ होता है नेचुरल सोर्स होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, है ना। नेचुरल सोर्स का मतलब जो बाय नेचर होता है, जैसे वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है, फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग है। कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल तो हैं इनके लिए, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, चीजें हो रही है तो फॉरेस्ट फायर वगैरह के लिए, लेकिन बेसिकली एक प्राकृतिक घटना है, यानी कि वॉल्केनो जाना, ज्वालामुखी फटना, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं, प्राकृतिक स्रोत में आपसे क्वेश्चन पूछा कि जब नेचुरल जो ये वॉल्केनो की इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो बेसिकली कौन कौन सी गैसेज निकलती है, या सर्वाधिक कौन सी गैसेज यहाँ से निकलती है? तो याद रखना, जब वॉल्केनो की इरप्शन होता है तो सबसे ज्यादा निकलता है वाटर वेपर, सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है, सबसे ज्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प, वाटर वेपर। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपसे पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब कोई भी नेचुरल यानी कि वॉल्केनो की इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ये वाली जो गैसेज हैं वो निकलती है। सबसे ज्यादा वाटर वेपर निकलता है, जल वाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हायरार्की भी आपसे पूछ लेते हैं, ये भी याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, हम कुछ और बातें करें, जैसे कुछ सोर्स हो सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनित, जिसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, मानव जनित, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम फोसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होता है उनको हम जलाते हैं, तो ये क्या हो गया? एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, यानी कि मानव जनित है। चाहे हम कार चलाएं, है ना, फैक्ट्री लगाएं, वो भी इसी में आ जाएंगे, है ना, एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक का एक कीवर्ड याद रखना है, मानव जनित। जहां पे हम इन्वॉल्व हो गए डायरेक्टली, वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल सोर्स है, जैसे कार है जो मूवेबल होते हैं, कार हो गया, बसेज हो गई, प्लेन हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गई, ये सब क्या है? मोबाइल, जो मूवेबल है। तो आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रखना है दिमाग की, सर ये भी हम भी चलाते हैं तो ये एंथ्रोपोजेनिक भी होगी। हाँ होगी ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन इनको सेपरेट अगर कैटेगरी में रखें, मोबाइल और स्टेशनरी सॉरी, तो मोबाइल में होगा जैसे जो मूवेबल होंगी, कार होंगी, बसेस होंगी, प्लेन्स होगी, ट्रक होगी, ट्रेन होगी। सर एक बात बताओ, अगर कार खड़ी हो तो, अरे कार खड़ी होगी तो वो खड़ी है ना, वो चल थोड़ी रही है, मतलब वो चलाने के लिए लेके आए हो ना। सर खराब हो गई तो ठीक कह रहा हो, ठीक है। तो मोबाइल सोर्स कौन से होंगे? जो मूवेबल होंगे, है ना, जैसे कार है, बसेज हैं, प्लेन, ट्रक, इनकी, क्योंकि इनमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है, और वो चलेंगे तो फिर क्या होगा? एक तरह से पोल्यूशन होगा। तो ये बात होगी मोबाइल में। और स्टेशनरी सोर्सेज भी होते हैं, स्टेशनरी का मतलब जो रुके हुए होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने पावर प्लांट्स देखे होंगे, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, तो ये रुके हुए होते हैं। यूँ तो नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट आज यहाँ था, कल कहीं और चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना, ये रुके हुए हैं। तो फिर ये भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना कि सर ये फिर जो थर्मल पावर प्लांट है ये एंथ्रोपोजेनिक नहीं है क्या? कौन कह रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी कैटेगरी में देखें तो स्टेशनरी भी है और एंथ्रोपोजेनिक भी है, क्योंकि हम मानव जनित तो है ही, हम ही चला रहे हैं, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, और फैक्ट्रीज हो गई, ये सब क्या है? एक तरह से जो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, यानी कि स्थिर है, ठीक है। और एक है एरिया सोर्स, और कुछ पर्टिकुलर एरिया में भी आपको पता है बहुत
प्रदूषण होता है, जैसे कुछ शहरी क्षेत्र में जहाँ पे प्रोडक्शन की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, या फिर कुछ जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं क्या मशीन्स का यूज़ होने लग जाए, तो वो भी कुछ विशेष क्षेत्रों में जो प्रदूषण होता है दैट इज एरिया सोर्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन किया है हमने, वर्गीकरण किया है कि कहाँ-कहाँ से क्या हो सकता है, पॉल्यूशन क्या-क्या स्रोत क्या-क्या हो सकते हैं, पॉइंट सोर्स हो सकता है ना? नॉन पॉइंट सोर्स हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है और स्टेशनरी हो सकता है और एरिया सोर्स हो सकता है। यानी कि बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, मानव जनित स्रोत, है ना? स्थिर स्रोत और मोबाइल स्रोत यानी कि मूवेबल वाला, और हम कह सकते हैं कि क्षेत्र स्रोत। ये कई ऐसे सोर्स हैं जिसकी वजह से प्रदूषण हो सकता है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन क्या आया उसके बारे में मैं बात करूँ फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को देखना। ये था देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। क्या क्वेश्चन है देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था, है ना? आपको लगा ये टॉपिक तो बिल्कुल ईज़ी है, तो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ के ही नहीं गए। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स आर नॉन पॉइंट सोर्स, है ना? ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भूजल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत है? कौन सी है गैर बिंदु स्रोत? आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो, वेस्ट वाटर पॉन्ड, रिफ्यूज पाइल्स, लैंडफिल, एग्रीकल्चर लैंड, बरीड स्टोरेज टैंक। आपको ये बताना है कि कौन से इसमें नॉन पॉइंट सोर्स है, और ये आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं। अपशिष्ट जल तालाब, कूड़ा करकट का ढेर, लैंडफिल्स यानी कि भूमि भराव, लैंडफिल का मतलब कृषि भूमि, और गड़े हुए भंडारण टैंक। आप बताइए इसमें कौन सी ऐसी है जो नॉन पॉइंट है? याद आ रहा है कुछ? हाँ सर आ गया। इसका आंसर क्या होगा? ओनली डी। यानी कि इसमें एक एग्रीकल्चर लैंड है जो रन ऑफ होके कहीं हो सकता है, इसका एग्जाम्पल भी लिया था हमने। तो ओनली डी है जो नॉन पॉइंट है, बाकी तो पॉइंट है, पॉइंट्स है आपको दिखेंगे। दिख नहीं रहा कि इस पॉइंट से हो रहा है। जो कूड़ा करकट का ढेर भी तो दिखेगा आपको, लैंडफिल कहाँ हुई है ये भी पता लगेगा, और टैंक्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें नॉन पॉइंट का पूछा था, गैर बिंदु पूछा था, तो नॉन पॉइंट का होगा ओनली डी वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है क्वेश्चन, ध्यान से करना होता है। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ, जिसको आगे डिटेल की बात सुननी है, कि SWMG को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कोर्स किस तरह से होता है, किसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, किसको 3 मंथ 6 मंथ ज्वाइन करना चाहिए, ये सारी मैं बातें आपको अभी बता देता हूँ। SWMG आपको पता है हमारी प्ले स्टोर में ऐप है, और सबसे पहले आपको बताऊँ मैं इसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके SWMG को डाउनलोड करना पड़ेगा और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आपको खुद को यहाँ पे कोई भी पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। कोई भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आप कोर्स पे जाएंगे, और कोर्स पे यहाँ पे आपको दिखेगा यूजीसी नेट पेपर 1। ठीक है, एक बैनर दिखेगा, उस पर व्यू मोर करोगे, 3 मंथ दिखेगा, 6 मंथ दिखेगा, और एक क्रैश कोर्स का भी आपको बैनर दिख जाएगा। ठीक है, आपको जो ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जाके। अब मैं बताऊं कि किसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जो हमने फेब और मार्च के लिए अभी लॉन्च किया हुआ है 999 में, ये उसको ज्वाइन करना चाहिए फ्रेंड्स, जिसको एक तो ये एग्जाम देना है, ये है ना, ये फेब मार्च वाला, और जो चाहता है कि मेरा एक रिवीजन हो जाए बहुत अच्छा सा, तो ये रिवीजन सेशन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्रैश कोर्स में सीधी सी बात है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर डिटेल में हो गया था। अगर डिटेल में होता तो इसका नाम क्रैश कोर्स क्यों होता फ्रेंड्स? ये क्रैश कोर्स मीन्स क्रैश कोर्स ही है ना। इसको प्रॉपरली एक प्रॉपर रिवीजन लिया जाएगा फास्ट। हाँ, इसमें 10 की 10 यूनिट्स होंगी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये स्टार्ट कब से होगा मैं बता देता हूँ। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 17 जनवरी तक। ठीक है, 17 जनवरी 2023 तक, और इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी 17 जनवरी को इवनिंग से ही। ठीक है, और क्लासेस कब तक चलेगी? क्लासेस चलेगी इसकी 21 फरवरी तक, 21 फेब तक चलेगी। हो गया खत्म, 10 की 10 यूनिट क्रैश कोर्स हो जाएगा। उसके बाद देखो कई एग्जाम, कुछ लोगों का मार्च में भी है एग्जाम, तो उनके पास ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। कब तक? 17 मार्च तक। तो ये रिकॉर्डेड भी रहेगा इनके पास, यानी इनकी कोर्स में, यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक इसके पास रिकॉर्ड रहेगा। और हमारी क्लासेस 21 फेब को 10 की 10 यूनिट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह, बिल्कुल फास्ट एक रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, जिसको एक कंटिन्यूटी भी बन जाएगी। तो क्रैश कोर्स किसको ज्वाइन करना है? जो पहले से थोड़ी तैयारी अच्छी है, जिसको अभी एग्जाम देना है और चाह रहा है कि मेरा एक अच्छा रिवीजन हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो उसको ज्वाइन करना है। अब मैं बात करूं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए फ्रेंड्स, जो हमारा 3 मंथ और 6 मंथ के लिए भी है, तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा जून के लिए अप्लाई कर रहा है, जून के बारे में सोच रहा है, तो उसको 6 मंथ तक जाना चाहिए।
क्यों जाना चाहिए? एक तो वो 6 मंथ तक हमारे पास जुड़ा रहेगा, डेली लाइव सेशन पे आएगा, ठीक है। अगर लाइव उसकी नहीं भी होती है तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख लेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन देख लेगा। उसको पीडीएफ भी मिलेगी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और पीडीएफ क्रैश कोर्स वालों को भी मिलेगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और वही पीडीएफ मिलेगी जिसका जो लेक्चर हो गया उसी की वो पीडीएफ निकलवा सकता है। और अपने पता है आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होता है, तो 6 मंथ तक जुड़ने से क्या होगा, सारे डाउट्स हैं वो क्लियर रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और वो रिवीजन करने में भी उसको फायदा रहेगा। तो डिटेल्ड कोर्स की बात हो तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए, और क्रैश कोर्स है तो वहाँ पे चले जाओ। 3 मंथ में भी जा सकते हैं, जिसने कि भी रिकॉर्डेड भी देख लूंगा, मैं फटाफट कर लूंगा सारी चीजें, 3 मंथ मेरे लिए बहुत है, वो तो आप डिसाइड करोगे कि 3 मंथ आपके लिए बेस्ट है या 6 मंथ तक जुड़ना चाहते हो। लेकिन मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि 6 हम एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो डेली रिवीजन पे फोकस हो जाता है कि ये चीजें, हाँ चलो रिवीजन हो रहा है मेरा, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं फ्रेंड्स, और आप खुद डिसाइड करोगे, बहुत समझदार हैं आप। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइव क्लासेस भी चलती है फ्रेंड्स, ठीक है। और लाइव क्लासेस के साथ आपको रेज हैंड का भी ऑप्शन आता है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप रेज हैंड कर सकते हो और आप डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा, आपको नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ में, ठीक है ना, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को आप हमेशा शांत रखें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, और कोई भी टेंशन ना लें फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत अच्छा है और सब बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। प्लीज़ आप हमेशा खुश रहें, और अपनी जो चीज़ें आपने की है ना, हमेशा ध्यान से समझो एक चीज़ को कि कंसेप्ट्स को समझने पे फोकस करो, ऐसे नहीं कि चीज़ों को रटो। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स पे गौर किया करो, और जितना ज़्यादा कंसेप्ट कब ज़्यादा समझ में आएगा, जब आप रिवीजन पे फोकस करोगे। तो रिवीजन, बार बार चीज़ों को दोहराओ, खुद मनन किया करो, ऐसे नहीं कि किसी को बार बार सुन रहे हो, बार बार देख रहे हो वीडियो, बार बार नहीं, खुद भी आत्मचिंतन भी बहुत जरूरी है। तो हमेशा क्या होता है, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, कि वीक में 2 दिन मिनिमम, 2 दिन आप खुद के लिए रिवीजन के लिए रखा करो, खुद के लिए। ये नहीं कि डेली क्लास ले रहे हैं, खुद को पता ही नहीं कि क्या तुझे समझ आ रहा है, कितना तुझे याद हो रहा है, ये चिंता नहीं है। हम बस लिए जा रहे हैं, सर ये बैच, वो बैच, ये बैच, इसकी क्लास, उसकी क्लास, ठीक है, ये बात बढ़िया है, लेकिन आप खुद को तो परफॉर्म किसको करना है, वहां जाके एग्जाम हैंडल किसको करना है, आपको करना है ना। तो आप कब कर पाओगे, जब आपको पता हो कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और वो कब पता लगेगा, जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, खुद को टाइम दोगे, तभी तो होगा ना फ्रेंड्स, ऐसे तो नहीं होगा। तो प्लीज खुद को टाइम दो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप, मेरा ये एक पर्सनल विचार है और आपको एक राय भी है कि वीक में कम से कम 2 दिन आप हमेशा एक प्रॉपर रिवीजन को दिया करो, तब बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और बाकी आप बहुत समझदार हैं, प्लीज सिलेक्शन करवा लो, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन टफ होएगा, इजी थोड़ी होता है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आप हमेशा खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।